दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये नाइन्थ क्लास और टेंथ क्लास का एक कंसेप्ट है जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का ही कंसेप्ट है जो चैप्टर डिफाइन है। इसके अंदर रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 5 हो, रूट 7 हो, रूट 8 हो, रूट 11 हो, इस तरह के रूट ये वाले होंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए बोलेगा आपको कि इसको इरेशनल प्रूव कीजिए। तो क्या हुआ है, इसमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, कैसे कैसे इस क्वेश्चन को समझना है। केवल एक ही क्वेश्चन को आप समझ जाइए तो वो सारे के सारे इसी तरह से फॉलो करना है इसको लेके। तो पहला क्या कंसेप्ट है कि मेरे को इसको रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है। इरेशनल प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कंट्राडिक्शन लेके आनी है। सबसे पहले मुझे कंट्राडिक्शन के लिए लेके आनी है कि मैं इसको इरेशनल ही नहीं मानता, मैं इसको पहले रेशनल मान लेता हूं। मैं इसको जो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि इसको इरेशनल प्रूव कीजिए। तो मैं क्या करूंगा कि इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं रूट 2 को। लेट बी एज्यूम दैट, कि मैं एज्यूम कर लेता हूं इसे कि एक रेशनल नंबर है। ठीक है, मैं इसे इरेशनल नहीं मानता, मैं स्टार्टिंग से ही इसे रेशनल मान के चलता हूं कि लेट बी एज्यूम दैट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। मैं इसको रेशनल नंबर मान लेता हूं। अगर ये रेशनल नंबर होगा तो कोई ना कोई ए बाई बी की फॉर्म होगी, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होते हैं, ए बाई में बी की फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। या तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएंगे, या अगर नॉन टर्मिनेटिंग रहेंगे तो रिपीटिंग होंगे। तो इस तरह से इसका कंसेप्ट रहता है, यानी कि ए बाई में बी की फॉर्म होगा कुछ ना कुछ ऐसा। क्योंकि हमने इसको मान लिया कि ये रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर है तो इसकी कोई ना कोई ए बाई में बी की फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। पहला स्टेप हमने इसको क्या मान लिया, रेशनल नंबर। दूसरा स्टेप इसके अंदर मैंने क्या किया, इसको ए बाई में बी की फॉर्म में लिख लिया। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो रेशनल नंबर ए बाई में बी की फॉर्म लिखी हुई है ना, ये दोनों ए और बी को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, बात समझो कि इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सपोज करो मैंने ये लिखा 2/3, 2/3 ये क्या है, रेशनल नंबर है। और इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, क्योंकि 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं और 3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, केवल 1 ही कॉमन फैक्टर है इन दोनों के बीच में। तो इस तरह का मैंने को प्राइम नंबर इसको मान लिया। HCF इज 1, जिसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो केवल 1 है, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है इनके बीच में। ये आपको लिखना पड़ेगा। ये कंडीशन होती है किसकी, रेशनल नंबर की। जब हम उसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं ए बाय में बी, और ए और बी के अंदर इन दोनों के बीच में कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी नहीं है। यानी कि 1 के अलावा कोई भी नहीं है, इसका मतलब 2/3 की फॉर्म है। इस तरह की फॉर्म है ये, किस्म से ये समझो कि इनके बीच में 1 और 1 है, आ सकता है, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, ये हमने लिख दिया सेकंड स्टेप। फिर इसके बाद जो थर्ड स्टेप करना है आपने आपने क्या करना है कि इसकी दोनों साइड की स्केयरिंग करनी है, स्केयरिंग ऑन दी बोथ साइड। जैसे ही आपने स्केयर किया, इसका इस साइड और इसका इस साइड स्केयर किया, तो स्केयर करने के बाद ये वाली वैल्यू इससे कट जाती होती है, और यहाँ पर 2 = a² और b² आ जाता है। इसको ओपन करके लिखेंगे तो हमारे पास ये आ गया। जैसे ये थर्ड स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, फोर्थ स्टेप के अंदर क्या करना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। इसको b² को आप दूसरी तरफ लेके जाओ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाओ। b² को यहां लेके जाओगे तो आपको आ जाएगा 2b² = a²। ये यहीं से आई है, ये हमारा फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप को बड़े ध्यान से समझना। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है मैंने, यहाँ पे थर्ड स्टेप के अंदर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके मैं 2b² = a² ले आया। अब जो चीज आई है ना, ये वाली चीज, अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना कि कोई चीज a है =b है, ए और बी दो चीज इक्वल है, तो जो चीज ए के अंदर होगी वही चीज बी के अंदर होगी। यानी कि अगर ए 2 से डिवाइड होगा तो बी भी 2 से डिवाइड होगा, अगर ए 5 से डिवाइड होगा तो बी भी 5 से डिवाइड होगा। क्योंकि इक्वल का तो मतलब यही होता है, अगर कोई मल्टीपल ए के अंदर है तो वो बी के अंदर भी होगा। इस बात को समझो, दो चीजें अब ये इक्वल है। अब देखो, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि 2b² है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं a² भी 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों चीजें इक्वल है। जब 2 तो आपको यहां दिखाई दे रहा है, तो 2b² है यहाँ पे। अगर मैं 2b² को 2 से डिवाइड करूंगा तो यानी कि डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब a² भी 2 से डिवाइड होगा। वो छिपा हुआ है इसके अंदर, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो 2 इसके अंदर भी एग्जिस्ट करता है। यानी कि a²
के अंदर टू एग्जिस्ट करता है, यानी कि जो टू इसका मल्टीपल है यहाँ पे आया हुआ है, ये अगर ये टू से डिवाइड हो रहा है तो ये भी टू से डिवाइड होगा। यही मेन कंसेप्ट है यहाँ पे। अगर ये टू से डिवाइड होगा, अगर किसी का स्केयर टू से डिवाइड होता है तो उसका सिंपल नंबर भी टू से डिवाइड होगा ही होगा। इस बात को समझ जाओ। यानी कि टू बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर है ना, इसमें टू दिखाई दे रहा है आपको, मैंने इसको टू से डिवाइड किया तो इसका मतलब ये भी टू से डिवाइड होगा, ए स्केयर भी टू से डिवाइड होगा। अगर ए स्केयर टू से डिवाइड होता है तो ए भी क्या होगा, टू से डिवाइड होगा। यही बस लिखना है आपको फोर्थ स्टेप के अंदर कि इफ यहाँ पे टू बी स्केयर इज डिवाइडिंग बाय टू, देन ए स्केयर इज आल्सो डिवाइडिंग बाय टू, एंड अगर ए स्केयर डिवाइडिंग बाय टू, देन आल्सो ए भी क्या होगा, टू से डिवाइड होगा। ए आल्सो डिवाइड बाय टू, यानी कि ये श्योर है कि ए भी किससे डिवाइड होगा, टू से डिवाइड होगा। अगर ए, सुनो मेरी बात, अगर ए डिवाइड हो रहा है टू से तो ए की कोई ना कोई फॉर्म होगी टू सी की तरह जो इसको डिवाइड करेगी, यानी कि ए के अंदर कुछ ना कुछ टू सी कोई ना कोई कंसेप्ट होगा। वो टू सी मान लेते हैं हम कि एक टू सी है इसके अंदर जो टू इससे कट जाएगा, यानी कि ए को मैंने यहाँ पे मान लिया टू सी। अगर टू सी होगा तो टू से टू कटेगा, यानी कि ए की ऐसी रूपरेखा मान ली मैंने, ए कोई टू सी के बराबर है तो टू सी के बराबर माना मैंने यहाँ पे। ये जो कंसेप्ट है ना यहाँ पे, अब ए को जो टू सी माना है वो यहाँ पे पुट करना है यहाँ पे, यानी कि ए को टू सी यहाँ पुट करना है। टू बी स्केयर इज इक्वल टू, यहाँ पे टू सी पुट करो, टू सी पुट करोगे तो उसका स्केयर करेंगे हम। अब इसका स्केयर ओपन करो, ये ऐसे कैसे लिखो, इसका स्केयर ओपन करो, फोर सी स्केयर हो गया यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, दोनों साइड टू से डिवाइड कर दो, पहले तो दोनों साइड टू से डिवाइड कर दो। मैंने दोनों साइड टू से डिवाइड किया तो ये टू खत्म हो गया तो इधर टू सी रह गया। अब मेन कहानी यहाँ पे टिक गई है। अब इस वाली चीज को देखो, इस साड़ी को, टू सी स्केयर को, अगर टू सी स्केयर टू से डिवाइड हो रहा है तो मतलब बी स्केयर भी टू से डिवाइड होगा। यानी कि अगर टू सी स्केयर के अंदर टू विद्यमान है, दोनों चीजें ये इक्वल हैं, अगर टू सी स्केयर टू से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब बी स्केयर भी टू से डिवाइड होगा। बात समझो ना, अगर ये टू इसके अंदर है और ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हैं तो यानी कि टू इसके अंदर भी विद्यमान है, यानी कि टू बी भी टू का मल्टीपल है। और है तो यानी कि अगर टू सी स्केयर बी टू से डिवाइड हो रहा है तो बी स्केयर भी टू से डिवाइड होगा। अगर बी स्केयर भी टू से डिवाइड हो रहा है तो बी भी टू से डिवाइड होगा। ये बात मान लो, बी स्केयर इज डिवाइडिंग बाय टू, देन इट मस्ट बी बी इज आल्सो डिवाइडिंग बाय टू, बी भी टू से डिवाइड होगा। हम क्या लेके चले थे ए बाय में बी, कि ए बाय बी के बीच में वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहां पर तो टू इनके बीच में कॉमन फैक्टर आ गया क्योंकि ए स्केयर भी टू से डिवाइड हो रहा है और ए भी डिवाइड हो रहा है टू से। यहां पर बी स्केयर भी टू से डिवाइड हो रहा है और बी भी टू से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ए भी टू से डिवाइड हो रहा है और बी भी टू से डिवाइड हो रहा है, यानी कि इनके बीच में कॉमन फैक्टर जो हम वन मान के चले थे वो वन के अलावा एक टू नंबर और आ गया, एक्स्ट्रा आ गया। यानी कि हमने जो मानना था वो हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो गई। हमने ये मानना था ये रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर है तो इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो वन के अलावा कोई नहीं है, लेकिन हमने इसके माध्यम से ये प्रूव कर दिया कि टू इन दोनों के बीच में, ए बटे में बी, जो ए डिवाइड बाय में बी है, इसके बीच में, दोनों के बीच में ये टू एक और एक्स्ट्रा फैक्टर एग्जिस्ट करता है, जिसके कारण जो हमने इसको रेशनल नंबर माना था वो रेशनल नंबर नहीं है। कंट्राडिक्शन आ गई, कंट्राडिक्शन आने के बाद के कारण जो हमने ये माना था ये हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो गई, इसलिए जो रूट टू है वो इरेशनल नंबर प्रूव हो गया। इसकी जो मेन कहानी है, मेन कहानी आपकी इसी में टिकी हुई है। जो हम मान के चल रहे हैं ना, इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वन, हमने तो मान के ये चला था इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो वन है, यानी कि इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो केवल वन है। लेकिन हमने स्टेप बाय स्टेप तरीके से हमने क्या ला दिया कि ए के अंदर भी टू आ गया और बी के अंदर भी टू आ गया, यानी कि इनके बीच में एक और फैक्टर हम ले आए, ए के अंदर भी और बी के अंदर भी, जिसके कारण जो हमने माना था कि रूट टू वो रेशनल नंबर है वो हमारी अजम्पशन रॉन्ग होगी, इसलिए रूट टू क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। यानी कि इनके बीच में अगर कोई और कॉमन फैक्टर आ जाता है तो इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत मानना है, यानी कि इसको रूट टू को जो रेशनल मानना था वो गलत मानना है, इसलिए रूट टू इरेशनल नंबर हो गया। मेन यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है, तो इसको इसके इक्वल रखा है मैंने, तो इसका मतलब ये है कि ए स्केयर अगर डिवाइड हो रहा है टू से तो ए भी डिवाइड होगा टू से। अगर ए डिवाइड हो रहा है तो ए के अंदर कुछ ना कुछ टू सी टाइप की कोई ना कोई इक्वेशन होगी, इसलिए ए को टू सी मान लिया है, और टू सी मानने के बाद यहां पुट कर दो,
यहाँ पुट करोगे तो इस इक्वेशन को यहाँ लिखो, यहाँ लिखोगे तो ये 4c² आएगा। 4c² आने के बाद ये 2 से पहले इसको काट दो, काटने के बाद यहाँ पे b² इज इक्वल टू 2c² आएगा। अब देखो यहाँ पे दो चीजें इक्वल है, इसका 2 मल्टीपल है तो इसका भी 2 मल्टीपल होगा कहीं ना कहीं। अगर ये चीज डिवाइड हो रही है 2 से तो ये भी डिवाइड होगी 2 से। अगर ये चीज डिवाइड हो रही है 2 से b² तो b भी डिवाइड होगा 2 से। अगर b डिवाइड हो रहा है 2 से, a भी डिवाइड हो रहा है 2 से, यानी इनके बीच में क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया एक और 2, जिसके कारण जो हमने माना था वो हमारी जम्पशन रॉन्ग होगी, और जो हम इसको मान के चल रहे थे रेशनल नंबर, वो क्या हो गया, अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखो, स्टेप बाय स्टेप तरीके से देखो, और जो मैं ये प्रॉपर्टी मेन बता रहा हूं, ये वाली और ये वाली, जो यहाँ पे ये वाली, इस दोनों को रिलेट कर लेना, इस दोनों को, क्योंकि ए के अंदर 2 आ गया है और बी के अंदर भी 2 आ गया है, जिसके कारण हमारी ये अजम्पशन जो हमने ये एज्यूम किया था रेशनल नंबर के बराबर, वो हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ओके दोस्तों, धन्यवाद।